आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरटीसी की हड़ताल 25वें दिन में दाखिल, मुसाफिरीन की मुश्किलात में कमी नहीं। तेलंगाना काबीना का अंदरूने 2 दिन इजलास, आरटीसी हड़ताल पर अहम फैसले की तवक्को। रियासती हुकूमत को आरटीसी मसले की यकसोई करने में दिलचस्पी नहीं, हाई कोर्ट का रिमार्क। मरकज की बीजेपी हुकूमत की गलत माशी पॉलिसियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी करेगी एहतजाज, 8 नवंबर को सभी जिला कलेक्ट्रेट पर मुनक्किद होगा धरना। आखिर जिंदगी की जंग हार गया 2 साला मासूम, बोरवेल से निकाली गई सुजीत की लाश। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल के सबब लाखों मुसाफिरीन की मुश्किलात बरकरार हैं। ये हड़ताल मंगल को 25वें दिन में दाखिल हो गई है। डिपोज के सामने हड़ताली मुलाजिमीन की जानिब से एहतजाजी रैलियां और धरने भी जारी हैं। पीर को खातून कंडक्टर की खुदकुशी के वाक़े के खिलाफ बतौर एहतजाज खम्मम जिले के सत्तूपल्ली टाउन बंद मनाया गया, जिसकी अपील आरटीसी जेसी ने की थी। रियासती हाई कोर्ट ने आज वाज़ेह किया है कि वो आरटीसी के हड़ताली मुलाजिमीन को हड़ताल से दस्तबरदार होने की हिदायत नहीं दे सकती। इसी तरह अदालत ने आरटीसी को हुकूमत की जानिब से अदाशुदनी रकम की तफसीलात मुनासिब अंदाज में पेश ना करने पर ओहदेदारों की सरजनिश की। एक मौके पर अदालत ने रिमार्क किया कि आदाद व शुमार पेश करने के दौरान ब्यूरोक्रेट्स ने ओवर एक्टिंग का मुजाहरा किया है। अदालत ने रिमार्क किया कि हुकूमत को मसले की यकसोई करने में दिलचस्पी नहीं है। अदालत ने कहा कि आरटीसी को हुकूमत की जानिब से कितनी रकम बाकी है उसकी तफसीलात पेश करने की हिदायत पर हुकूमत की जानिब से ये जवाब दिया जा रहा है कि वो अब तक हुकूमत ने आरटीसी को 4,235 करोड़ रुपए की इमदाद दी है। अदालत ने कहा कि 4,235 करोड़ की इमदाद फराहम करने पर आया आरटीसी को बाकी रकम अदा करने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान कॉरपोरेशन की जानिब से पैरवी करने वाले एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि आरटीसी को रीएम्बर्समेंट के तौर पर 1,099 करोड़ रुपए बाकी हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना हुकूमत की जानिब से भी अदा करना बाकी है। ये मसला आंध्र प्रदेश की तंजीम जदीद कानून से मुंसलिक है। मरकज़ ने रियासत की तकसीम के बाद तेलंगाना को 42% और आंध्र प्रदेश को 58% बकायाजात की रकम आरटीसी को अदा करने की हिदायत दी थी। ये मामला मरकज़ के पास ज़ेरे दौरा है। एडवोकेट जनरल के जवाब पर शदीद नाराजगी जाहिर करते हुए अदालत ने कहा कि आरटीसी के बकायाजात से मुतालिक हुकूमत ने जो रिपोर्ट अदालत में पेश की है वो काबिल एतबार नहीं है। मुलाजिमीन के कम से कम 4 मुतालिबात की यकसोई के लिए 47 करोड़ की रकम जारी नहीं की जा रही है। अदालत ने एडवोकेट जनरल से सवाल किया कि आया 47 करोड़ की रकम जारी की जाएगी या नहीं। उसका फौरी जवाब देने की हिदायत दी, जिस पर एडवोकेट जनरल ने मजीद कुछ वक्त देने की अदालत से ख्वाहिश की। एडवोकेट जनरल के जवाब पर बरहमी का इजहार करते हुए अदालत ने कहा कि हुजूर नगर में ज़मीनी इंतखाब में कामयाबी के बाद वहाँ के अवाम के लिए हुकूमत ने 100 करोड़ रुपए के ऐलानात किए हैं। हुकूमत के पास सिर्फ एक हल्के के अवाम अहमियत रखते हैं। अदालत ने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत ने इस मौके पर एडवोकेट जनरल से कई सवालात किए। आरटीसी में बसों की तादाद कितनी है और हड़ताल के दौरान कितनी बसों को चलाया जा रहा है, उसकी तफसीलात अदालत को पेश की जाएं। बसों की सहूलत न होने की वजह से गरीब आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। एडवोकेट जनरल ने बताया कि हड़ताल के बावजूद कॉरपोरेशन की जानिब से आर्जी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की खिदमत हासिल करते हुए 75% बसों को चलाया जा रहा है, जिस पर अदालत ने शदीद नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि अब तक 1/3 बस भी सड़कों पर नहीं है। अदालत ने तमाम तफसीलात 31 अक्टूबर तक पेश करने की हिदायत देते हुए महकमा फाइनेंस के सेक्रेटरी और आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर को 1 नवंबर को हाजिर अदालत होने की हिदायत दी। रियासती हाईकोर्ट ने आरटीसी के हड़ताली मुलाजिमीन की जानिब से चाहशुम्बा 30 अक्टूबर को शहर के सरूनगर स्टेडियम में जलसे आम की इजाज़त दे दी। हड़ताली मुलाजिमीन को जलसे आम की इजाज़त देने से पुलिस के इनकार पर मुलाजिमीन यूनियन के कायदीन हाईकोर्ट से रुजू हुए थे। इस केस की आज समाअत हुई। अदालत ने हड़ताली मुलाजिमीन पर जलसे की मशरूत इजाज़त दी है, जिसके मुताबिक जलसे आम दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मुनक्किद करने का मशवरा दिया गया। खबलजी हड़ताली मुलाजिमीन के वकील ने अदालत को बताया कि जलसे आम दोपहर 2 बजे तक शाम 6 बजे मुनक्किद किया जाएगा। इस पर अदालत ने शाम 5 बजे तक जलसे आम खत्म कर देने की हिदायत दी। खबलजी आज सुबह में इस केस की समाअत के दौरान अदालत ने एडवोकेट जनरल से सवाल किया कि हड़ताली मुलाजिमीन को जलसे आम की क्यों इजाज़त नहीं दी जा रही है। शाम 4 बजे तक जलसे आम की इजाज़त से मुतालिक अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह करने की हुकूमत को हिदायत दी थी।
तेलंगाना काबीना का इजलास 1 या 2 दिन में मुनक्किद होने की तवक्को है, जिसमें आरटीसी की हड़ताल, उसके मुतबादिल इंतजामात पर तबादला ख्याल किए जाने का इम्कान है। साथ ही मरकज़ की जानिब से जारी करदा मोटर व्हीकल एक्ट 2019 पर अमल, खानगी गाड़ियों के लिए परमिट्स और दीगर तजावीज़ इस इजलास के एजेंडे में शामिल हैं, जिस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आरटीसी हड़ताल का आगाज़ इस माह की 5 तारीख को हुआ था, जिसके पेश नज़र इस इजलास में अहम फैसले किए जाने की तवक्को है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने रियासत की 3 से 4 हज़ार रूट्स पर गाड़ियों को चलाने के लिए खानगी ऑपरेटर्स को परमिट जारी करने का भी फैसला किया है। इम्कान है कि इस खुसूस में भी फैसला काबीना के इजलास में किया जाएगा। रियासती हुकूमत का मानना है कि आरटीसी की हड़ताल का वाहिद हल खानगी गाड़ियों के मालिकीन को परमिट्स की इजराई है। तवक्को है कि काबीना इस सिलसिले में फैसला करेगी और जल्द ही उसका ऐलान कर दिया जाएगा। तेलंगाना आरटीसी वर्कर्स के मुनसिफाना मुतालबात की तकमील का आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जेएसी ने मुतालबा किया। विद्यानगर में मुलाजिमीन की यूनियन के दफ्तर में एपीएसआरटीसी वर्कर्स की जेएसी के कायदीन का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसके बाद उन कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना आरटीसी जेएसी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने एपी में अमल की जाने वाली पॉलिसियों पर तेलंगाना में भी अमल करने की ख्वाहिश की और हुकूमत के रवैये पर नुक्ताचीनी की। एपी जेएसी के लीडर थॉमस रेड्डी ने मुतालबा किया कि मरकज़ के मोटर व्हीकल एक्ट पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए। आरटीसी को हुकूमत में जम करने के लिए दरकार ताउन के बजाय फरार इख्तियार की जा रही है। उन्होंने आरटीसी के असासे-जात को खानगी शोबे के हवाले करने की इत्तलात की भी मजम्मत की। तेलंगाना बीजेपी के पार्टी तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कहा है कि हुकूमत अदालत के सवालात का जवाब देने के मौक़िफ़ में नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1 महीने की तनख्वाह देने के मौक़िफ़ में हुकूमत नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि के चंद्रशेखर राव वज़ीर आला के ओहदे पर रहकर मुलाजिमीन पर अपना जोर दिखा रहे हैं। घर में काम करने वालों के साथ भी ये बर्ताव नहीं किया जाता। अदालत में पता चल गया है कि केसीआर की हैसियत क्या है। अदालत के सवालात का वो जवाब नहीं दे सकते। दौलतमंद रियासत को दिवालिया बनाने वाले केसीआर हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट से वज़ीर आला के ओहदे पर तरक्की होने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते। जब से केसीआर ने इख्तिदार संभाला है, हर साल रियासत के कर्ज में इजाफा हो रहा है और आमदनी कम हो रही है। केसीआर ने निज़ाम को ही तहस नहस कर दिया है। तेलंगाना रियासत में बल्दिया इंतखाबात का बिगुल बहुत जल्द बजाया जाएगा। इसके लिए रियासती इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। ज़राए के मुताबिक रियासत में जुमला 142 म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, जिनमें 131 म्यूनसिपैलिटीज़ के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन इंतजामात कर रही है। पता चला है कि 131 म्यूनसिपैलिटीज़ और 3149 वार्ड्स के इंतखाबात होंगे। इसके लिए करीब 6600 पोलिंग मराकज़ कायम किए जा सकते हैं। अदालत ने 75 म्यूनसिपैलिटीज़ पर हुक्म इल्तवा दिया है। इसके बहाली के फौरी बाद इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इम्कान है कि नवंबर के पहले हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। रियासती इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए पोलिंग अमले और पुलिस अमले को तैनात करने का भी जायज़ा ले रही है। दफ्तर डीजीपी के मुहासरे की सीपीआई की जानिब से की गई अपील पर पुलिस सरबराह के दफ्तर के अतराफ सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। सीपीआई और उसके मलहका तंजीमों ने इतवार की शब सीपीआई के दफ्तर मखदूम भवन में पुलिस के घुसने और भूख हड़ताली लीडर सांबा शिवराव को ज़बरदस्ती तौर पर अपने साथ ले जाने पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए दफ्तर डीजीपी के मुहासरे की अपील की थी। सांबा शिवराव तेलंगाना आरटीसी के वर्कर्स के मुतालबात की हिमायत में भूख हड़ताल कर रहे थे। इनको पुलिस ने मखदूम भवन से उठाकर ज़बरदस्ती तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सीपीआई के लीडरों ने उसके हेडक्वार्टर्स में पुलिस के घुसने की मजम्मत की। इस एहतजाज की अपील पर पुलिस ने मुशीराबाद इलाके में वाक़ सीपीआई के दफ्तर के साथ साथ दफ्तर डीजीपी में भी सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया और पुलिस की भारी तादाद को तैनात कर दिया गया ताकि सीपीआई के कारकुनों को वहां आने से रोका जा सके। कांग्रेस पार्टी ने मुल्क में पाए जाने वाले माशी बहरान के खिलाफ आइंदा माह मुख्तलिफ एहतजाजी प्रोग्राम्स मुनक्किद करने का ऐलान किया है। पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में मरकज़ की गलत माशी पॉलिसियों से पैदा होने वाले बहरान, सनतों के बंद हो जाने, करोड़ों अफराद के बेरोज़गार होने जैसे मसाइल पर एक सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें कुल हिंद कांग्रेस के कौमी तर्जुमान गौरव वल्लभ और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों से मुल्क की मईशत तबाह हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने कौमी सतह पर मरकज़ की माशी पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद करने का फैसला किया है। उसी के एक हिस्से के तौर पर 6 नवंबर को मुल्क के तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स में मुल्क की माशी सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। 8 नवंबर को तमाम ज़िले कलेक्ट्रेट्स के रूबरू एहतजाजी धरने दिए जाएंगे। 15 नवंबर को गांधी भवन से कलेक्टर हैदराबाद तक पदयात्रा का एहतमाम किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कल आम आदमी की जानिब से मुनक़िद होने वाले जलसे आम में कांग्रेस के कायदीन शिरकत करेंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि टीआरएस पार्टी ने पार्टी दफातर के लिए अजला में सरकारी अराजियात को मख्तस किया है। इसी तर्ज पर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के लिए भी शहर में अराजी फराहम करने हुकूमत से मुतालबा किया जाएगा। कौमी तर्जुमान गौरव वल्लभ ने कहा कि मुल्क की आवाम फिलवक्त फंड्स की किल्लत से काफ़ी परेशान है। मोदी हुकूमत ने मुल्क की मईशत को दरहम बरहम कर दिया। मेक इन इंडिया को सेल इन इंडिया में तब्दील किया जा रहा है। मुल्क की ट्रेडिंग खसारे में चल रही है। चीन के साथ तिजारत के मामले में भी कई मसाइल का सामना है। मुल्क की अबतर माशी हालत के बावजूद वज़ीर आज़म मोदी 2022 तक किसानों को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के झूठे वादे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ड्यूटी फ्री से हिंदुस्तान की मईशत को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। चीन की अशिया की फ़रोख्त से हिंदुस्तान की मईशत पर उसका असर पड़ रहा है। मरकजी वजारत दाखिला ने आज फिर एक मरतबा टीआरएस के रुकन असम्बली CH रमेश को दोहरी शोहरियत रखने के इल्ज़ाम में नोटिस जारी की है और इस सिलसिले में शख्सी तौर पर हाजिर होते हुए अपने मौक़िफ़ को पेश करने की हिदायत दी है। वजारत दाखिला ने रुकन असम्बली से कहा कि वो 31 अक्टूबर तक दाखिले के सेक्रेटरी के पास हाजिर होते हुए अपने मौक़िफ़ को वाज़े करें। वाज़े रहे कि सिलसिला ज़िले के वेमुलावाला असम्बली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले CH रमेश के खिलाफ कांग्रेस कायद आदि श्रीनिवास ने दोहरी शहरियत रखने का इल्ज़ाम आयद किया था। वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी जर्मनी के दौरे पर हैं। जर्मनी हुकूमत के नुमाइंदों ने उनका एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया। हिंदुस्तान और जर्मनी के दरमियान बीज और दीगर ग़िज़ाई अजनास की पैदावार के सिलसिले में मुनक़िद होने वाले मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसों में वज़ीर ज़राअत शिरकत करेंगे। जर्मनी के बाद निरंजन रेड्डी नीदरलैंड का भी दौरा करेंगे। आज से शुरू होने वाला ये दौरा 6 नवंबर तक जारी रहेगा। जर्मनी और नीदरलैंड में फूड प्रोसेसिंग यूनिट, फूड इंडस्ट्रीज़ और ज़रई शोबे में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और दीगर उमूर पर वहाँ के ओहदेदारों और अवामी मुंतखबा नुमाइंदों से मुशावरत करेंगे। वज़ीर मौसूफ के हमरा इस दौरे में महकमा ज़राअत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पार्था सारथी, अरकान असम्बली A वेंकटेश्वर रेड्डी, C रमेश, C डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन K कोटेश्वर राव और दूसरे शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के अपोजिशन लीडर N चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि रियासत में रेत की कमी इंसानी गलती की वजह से है। उन्होंने कहा कि रियासत की हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस पार्टी की नाअहली के नतीजे में AP मालियाती मुश्किलात का शिकार हो गई है। उन्होंने पार्टी के कायदीन के साथ टेली कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेत की कमी पर हुकूमत पर नुक्ताचीनी की और कहा कि रेत की कमी से तामीराती शोबे से वाबस्ता मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने समंदर में 4000 क्यूसिक पानी को बहा देने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम के कायदीन C प्रभाकर, भूमा अखिला प्रिया और V वंशी के खिलाफ झूठे मुकदमात दायर किए गए हैं। महाराष्ट्र के बाबरी प्रोजेक्ट के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक ये दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के आपाशी के ओहदेदारों की मौजूदगी में ये दरवाजे बंद किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क़ब्ल हिदायत दी थी कि इस प्रोजेक्ट के दरवाजे 120 दिन तक खोलते हुए तेलंगाना के श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी छोड़ा जाए। हर साल इस हिदायत पर अमल करते हुए 1 जुलाई को उसके दरवाजे खोलते हुए पानी को श्री राम सागर प्रोजेक्ट में छोड़ा जाता है और 28 अक्टूबर को उसके दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इस तरह जुमला 120 दिन ये दरवाजे खुले रखे जाते हैं। महाराष्ट्र के धर्माबाद में ये मुतनाज़िया प्रोजेक्ट 2005 में उस वक्त की मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश के श्री राम सागर प्रोजेक्ट के 80 किलोमीटर बालाई हिस्से में तामीर किया गया था। 2.80 TMC पीने के पानी का ज़ख़ीरा किया जा सके, जिसको उस वक्त की मुत्तहदा AP हुकूमत और साबिक़ वज़ीर मधु याचकी गौर ने मफाद आमा की एक दरख्वास्त के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इस दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी थी कि इस प्रोजेक्ट के दरवाजे 4 माह के लिए मौसम बरसात के दौरान खोले जाएँ और बकिया 8 माह उसके दरवाजे बंद रखे जाएँ। आंध्र प्रदेश की YS जगन मोहन रेड्डी की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने अपने इंतखाबी मंशूर की तकमील के सिमत एक और अहम कदम बढ़ाया है। हुकूमत जूनियर वकला को माहाना 5000 रुपये का स्टाइफंड देगी, जिसके लिए पॉलिसी, तरीक़ेकार और रहनुमायाना खतूत का ऐलान किया गया है। रियासती हुकूमत ने इस स्कीम का नाम YSR नेस्तम रखा है और इसको वकला के कौमी दिन के मौके पर 3 दिसंबर को मुतारिफ किया जाएगा। ये स्कीम चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी के जहन की इख्तिरा है। हुकूमत वकला को 5000 रुपये की माली मदद इस स्कीम के तहत फराहम करेगी। अहल उम्मीदवार वेबसाइट के ज़रिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए कानून की डिग्री, बर्थ सर्टिफिकेट और एक हलफनामा अपलोड किया जाए, जिसमें बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन की तफसीलात हों और सीनियर वकील से उसकी तस्दीक करवाई जाए। दरख्वास्त के साथ आधार नंबर भी शामिल किया जाए। दरख्वास्त गुजार को अपने बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी फराहम करनी होंगी। सीनियर वकला को 15 साल तजुर्बा होना चाहिए, वो प्रैक्टिस में सरगर्म होने चाहिए और उनके पास बार एसोसिएशन का सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है।
जूनियर वकला को चाहिए कि वो हर 6 माह में एक हलफनामा दाखिल करें। इस स्कीम के लिए हर खानदान का एक फ़र्द अहल है। बायो की इजराई के मौके पर जूनियर वकला की उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए। जूनियर वकील के नाम पर 4 व्हीलर गाड़ी होने पर उसको इस स्कीम के लिए नाअहल करार दिया जाएगा। नॉन प्रैक्टिसिंग वकला अहल नहीं होंगे। हैदराबाद के कई मकामात पर मंगल की दोपहर बारिश हुई। एलबी नगर, नागोल, कापरा, वनस्थलीपुरम, बीएल रेड्डी नगर, हयात नगर, अब्दुल्लापुर मेट, जुबली हिल्स, पंजागुट्टा, अमीरपेट, बेगमपेट, मलकाजगिरी, नेरद मेट के अलावा पुराने शहर हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश के नतीजे में कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि अजला, नलगुंडा, सूर्यापेट, नागर कर्नूल, खम्मम, महबूबाबाद, यादद्री, भोनगिर, जोगुलांबा, गदवाल, सिद्दीपेट, मेदक, संगारेड्डी, कामारेड्डी, निजामाबाद, विखाराबाद, महबूब नगर और वनपर्ती में आइंदा 48 घंटों के दौरान बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में बाज़ मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश होगी। आइंदा 5 दिनों के दौरान साहिली एपी, यानम तेलंगाना और रायलसीमा में बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली ज़िले में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश हुई। तमिलनाडु ज़िले के तिरुचिरापल्ली के नाडुकट्टुपट्टी गांव में तकरीबन 100 मीटर गहरे बोरवेल में गिरा 2 साला मासूम सुजीत विल्सन बिला आखिर जिंदगी की जंग हार गया और मंगल की सुबह उसकी लाश को बाहर निकाला गया। रेवेन्यू कमिश्नर ने अलियो सुबह तकरीबन 2:30 पर मीडिया को सुजीत की मौत की इतला दी। सुजीत जुमे की शाम तकरीबन 5:40 पर खेलते खेलते अपने वालिद के खेत में बने बोरवेल में गिर गया था। वो गिरने के बाद 30 फीट की गहराई में फंस गया था। उसके बाद रात में वो मजीद खिसकते हुए तकरीबन 100 फीट की गहराई में जाकर फंस गया था। मासूम को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दीगर एजेंसियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन 4 दिनों से मुसलसिल जारी रखा था, लेकिन इसको बचाया नहीं जा सका। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने बोरवेल में फंसे 2 साला सुजीत विल्सन की मौत पर दुख का इजहार किया। राहुल गांधी ने मंगल के रोज़ ट्वीट करके अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि मेरी ताज़ियत सुजीत के वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ है। उधर मरकज़ी वज़ीर बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी बोरवेल में फंसे 2 साला मासूम सुजीत विल्सन की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगल के रोज़ ट्वीट करके अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि कई घंटे ज़िंदगी और मौत से जंग लड़ने वाला सुजीत की मौत से वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि 70 घंटे से ज़्यादा वक्त तक मौत से जंग लड़ने वाले सुजीत विल्सन की मौत से मैं बहुत दुखी हुआ हूँ। मेरे दुख को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। सोगवार कुंबे के तई मेरी ताज़ियत, सुजीत की रूह को अब्दी सुकून मिले। बिहार में हुजूम के जरिए सड़कों पर कानून को हाथ में लेने और सजा देने के वाक़यात का सिलसिला लगातार जारी है। ताज़ा मामला ज़िले पटना का है, जहां के मुकामा पुलिस थाने इलाके में एक नौजवान पर मवेशी चोरी का इल्ज़ाम आयद किया गया और फिर हुजूम ने उसे बुरी तरह ज़दोकोब करते हुए मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के एक अफसर का कहना है कि बुरहानपुर के रिहायशी मकतूल और उसके कुछ नौजवान साथी पीर की शब चोरी करने की नीयत से मोर गांव में गए थे। गांव वालों ने पुलिस को बताया कि उसी वक्त खूंटे से बंधी गाय और बैल को खोलते वक्त मवेशी परवरों की नींद खुल गई और लोगों ने चोरों को दौड़ा दिया। देहातियों ने एक मुलजिम को पकड़ लिया, जबकि दूसरा मुश्तबा शख्स फरार होने में कामयाब हो गया। देहातियों ने मुबैना मुलजिम को लाठियों और डंडों से इस कदर पीटा कि वो शदीद जख्मी हो गया। इतला मिलने के बाद पुलिस ने गांव वालों के चुंगल से जख्मी नौजवान को बाजियाब कराया और उसे इलाज के लिए मकामी अस्पताल ले जाया गया। मुकामा के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लीपी सिंह ने मीडिया को बताया कि हलाक होने वाले शख्स की शिनाख्त बारापुर गाँव के रिहायशी मुतावे बिंद के बतौर हुई है। उन्होंने कहा कि मामले में फौरी कार्रवाई की गई। पुलिस वाक़े में मुलविस 12 से 15 अफराद से पूछगछ कर रही है और तफ्तीश जारी है। यूरोपीय पार्लिमान के 28 रुकनी वफद के 2 रोज़ा दौरे श्रीनगर के पहले दिन वादिया कश्मीर में मंगल के रोज़ गैर मामूली हड़ताल रही, जिस दौरान मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर रहे। मौसूला इत्तलात के मुताबिक हड़ताल के दौरान दर्जनों जगहों पर पथराव के वाक़यात पेश आए, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की एहतजाजियों के साथ झड़पें हुई। कुछ इलाकों में लोगों की तरफ से एहतजाजी जुलूस बरामद किए गए, जिनके शुरका को सिक्योरिटी फोर्सेस ने आंसू गैस के गोलों के इस्तेमाल से मुंतशिर किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में
متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ علاوہ ازیں پتھراؤ کی وجہ سے درجنوں نجی گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وادی میں منگل کو بھی لوگوں کی آزادانہ نقل و حرکت پر کوئی پابندی عائد نہیں رہی، تاہم وادی بھر میں ہر طرح کی انٹرنیٹ خدمات منگل کو 6ویں دن بھی معطل رہیں۔ اس کے علاوہ پری پیڈ موبائل فون خدمات کو بھی بند رکھا گیا ہے۔ 28 رکنی یورپی پارلیمان کا وفد منگل کو سری نگر پہنچا، جہاں وفد میں شامل اراکین اپنے 2 روزہ قیام کے دوران انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کے علاوہ مختلف شعبۂ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سے ملاقات کریں گے۔ جموں کشمیر میں آرٹیکل 370 ختم کرنے کے بعد یورپی یونین کے اراکین پارلیمان کے ایک وفد کو جموں کشمیر کے دورے کی اجازت دینے کے مرکز کے فیصلے پر سوالیہ نشان لگاتے ہوئے بہوجن سماج پارٹی سپریمو مایاوتی نے منگل کو کہا کہ غیر ملکی اراکین پارلیمنٹ کے بجائے اپوزیشن کے لیڈروں کو وادی میں جانے کی اجازت دینا بہتر ہوتا۔ مایاوتی نے ٹویٹ میں لکھا، آئین کے آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کے بعد وہاں کے موجودہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے یورپی یونین کے اراکین پارلیمنٹ کو جموں کشمیر بھیجنے سے پہلے بھارت سرکار اگر اپنے ملک کے خاص کر اپوزیشن پارٹیوں کے اراکین پارلیمنٹ کو وہاں جانے کی اجازت دیتی تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ قابل ذکر ہے کہ 31 اکتوبر سے جموں کشمیر کو یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا ہے۔ یورپی یونین کے اراکین پارلیمنٹ کے ایک وفد نے حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی اور NSA اجیت ڈوبھال سے علیحدہ ملاقات کی تھی۔ مودی نے ملاقات کے دوران دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ یورپی یونین کے اراکین پارلیمنٹ کے وفد میں پولینڈ، فرانس، برطانیہ، اٹلی، جرمنی، چیکوسلوواکیا، بیلجیم، اسپین اور سلواک کے اراکین پارلیمنٹ شامل ہیں۔ کشمیر سے آرٹیکل 370 ختم کرنے کے بعد پہلی بار ہندوستان نے کسی بیرونی وفد کو کشمیر جانے کی اجازت دے رہا ہے۔ اس دوران کانگریس قائد غلام نبی آزاد نے بھی مرکزی حکومت کے اس فیصلے کی شدید مذمت کی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں آج 3 روزہ انتہائی اہم مالیاتی کانفرنس شروع ہو گئی ہے۔ اس کا مقصد اس خلیجی مملکت میں تیل پر مبنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنا ہے۔ کانفرنس میں وزیر اعظم نریندر مودی سمیت متعدد عالمی رہنما موجود ہیں۔ ریگستان میں ڈاووس کے نام سے موسوم یہ فائنینشیل انیشیٹو فورم سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ایما پر ہو رہا ہے۔ یہ فورم کا 3واں سالانہ اجلاس ہے۔ اس کا مقصد سعودی مملکت کا پیٹرولیم پروڈکٹس پر اپنے انحصار کو کم کر کے معیشت کے فروغ کے دیگر ذرائع تلاش کرنا ہے۔ یہ پرعزم منصوبہ ویژن 2030 کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم کے اس اجلاس میں کی نوٹ ایڈریس دیا۔ پورکتا کھوج کر اور سینرجی بڑھا کر ہم ون ون سچویشن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سعودی عربیہ کے ویژن 2030 اور اکنامی کو ڈائیورسفائی کرنے کی یوجناؤں میں ہم ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے چلیں گے۔ فرینڈز، بھارت کی سوتنترتا کو 2022 میں 75 ایئر پورے ہوں گے۔ ہم نے اس سمے تک نیو انڈیا بنانے کا لکष्य اپنے سامنے رکھا ہے۔ اس نیو انڈیا میں ہر بھارتیہ کی آنکھوں میں نئے سپنے ہوں گے، دل میں نیا سنبل ہوگا اور قدموں میں نئی ارجا ہوگی۔ اس نئے بھارت میں نیا سامرتھ اور نئی क्षमता ہوگی۔ فرینڈز، وہ سمرتھ اور شکتیمان بھارت صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے شانتی اور الاس کا سروت رہے گا۔ اتہاس ساکشی ہے کہ بھارت جب دنیا کی سب سے بڑی اکانومی تھا اور سینیہ روپ سے بھی سبل تھا، تب بھی ہم نے کسی پر دباؤ نہیں ڈالا، کسی پر بل پریوگ نہیں کیا۔ بھارت نے اپنی क्षमता اور اپلبدھیوں کا پوری دنیا کے ساتھ بانٹا ہے، کیونکہ ہم نے پوری دنیا کو ایک پریوار مانا ہے۔ وسودھیو کٹمبکم۔ نئے بھارت میں شکتی نئی ہوگی، لیکن اس کے چنتن میں وہی سناتن آتما جھلکے گی۔ ہمارا وکاس وشو میں وشواس پیدا کرے گا، ہماری پرگتی پرسپر پریم بڑھائے گی۔ وشو کلیان کے اس سفر میں بھارت کے ساتھ
पार्टनरशिप करने के लिए मैं आपको, पूरे विश्व के बिजनेस को आमंत्रित करता हूं। मैं और मेरी टीम सदैव आपकी सहायता के लिए तत्पर है। आपने मुझे कुछ विचार साझा करने का अवसर दिया और मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। फिर एक बार क्राउन प्रिंस का, किंगडम का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र में अब तक हुकूमत का क़याम नहीं हो पाया है। असेंबली इंतखाबात के नतायज को आए हुए 5 दिन गुजर चुके हैं। खबरों के मुताबिक शिवसेना चीफ मिनिस्टर के ओहदे और हुकूमत में निस्फ हिस्सेदारी पर अड़ी हुई है। शिवसेना की जानिब से एक बार फिर बड़ा बयान आया है। शिवसेना के रहनुमा संजय रावत ने बराह रास्त बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कोई दुष्यंत नहीं है जिसके वालिद जेल में हो। रावत ने कहा कि हमारे पास मुतबादिल मौजूद है। गौरतलब है कि हरियाणा में जेजेपी की हिमायत से बीजेपी की हुकूमत बनी है। बीजेपी के पास अक्सरियत नहीं थी। जेजेपी सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला के वालिद अजय चौटाला जेल में हैं। इसी बात का जिक्र संजय रावत ने अपने बयान में किया। जेजेपी के जरिए बीजेपी को हिमायत देने पर यह कहा जा रहा है कि दुष्यंत के वालिद अजय चौटाला जेल में हैं और उनकी इस मजबूरी ने बीजेपी को हिमायत देने पर मजबूर किया है। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ पीर को भी शिवसेना लीडर संजय रावत ने बयान दिया था। उन्होंने एनसीपी के जरिए हिमायत देने की खबरों पर कहा था कि इस पर भी गौर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि सियासत में सब कुछ मुमकिन है। संजय रावत ने कहा कि हम सब राम पर यकीन रखते हैं तो राम की तरह जान जाए पर वचन न जाए की पॉलिसी अपनानी चाहिए। इंतखाबी नतायज आने के बाद से ही शिवसेना ने साफ कर दिया था कि बीजेपी सदर अमित शाह से जो माहिदा हुआ था उन्हें शराइत पर हुकूमत का क़याम अमल में आएगा। खबरों के मुताबिक 50-50 फार्मूले पर बीजेपी और शिवसेना में इत्तेहाद हुआ था। इसका मतलब यह है कि इंतखाबात के नतायज के बाद अब अगर हुकूमत बनती है तो इसमें शिवसेना की 50% हिस्सेदारी होगी, यानी काबीना में शिवसेना के 50% वजीर होंगे। उसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आला के ओहदे पर 2.5 साल के लिए रजामंदी बनी थी। यही वजह है कि शिवसेना आज बीजेपी को उन वादों की याद दहानी करवा रही है जिसका वादा उन्होंने इंतखाबात से कबल किया था। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी अब शिवसेना से किए गए अपने वादे से मुनहरिफ हो रही है। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने मंगल को यहां वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। खट्टर ने 27 अक्टूबर को हरियाणा के वज़ीर आला के ओहदे का दूसरी बार हलफ लिया है। वज़ीर आला के ओहदे का दोबारा हलफ लेने के बाद खट्टर आज पहली बार नई दिल्ली पहुंचे। वज़ीर आला ने राजनाथ सिंह से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सिंह ने खट्टर को हरियाणा को तरक्की और बेहतर हुकूमत की नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए अपनी नेक दुआओं से नवाजा। बांग्लादेश क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। आईसीसी ने टीम के स्टार ऑलराउंडर शकीबुल हसन पर 2 साल की पाबंदी आयद कर दी है। शकीबुल हसन पर यह पाबंदी मैच फिक्सिंग का ऑफर मिलने की बात छुपाने पर आयद की गई है। बांग्लादेश के टेस्ट और T20 टीम के कप्तान शकीबुल हसन ने आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट के 3 ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने की बात कबूल कर ली, जिसके बाद उन पर यह कार्रवाई की गई। शकीबुल हसन हाल ही में ख़त्म हुए आईसीसी आलमी कप में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाजों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर थे। चूँकि आईसीसी ने शकीब पर आयद की गई 2 साल की पाबंदी को 1 साल मुअत्तली की मुद्दत में रखा है, इसलिए वो 29 अक्टूबर 2020 से फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकेंगे। शकीबुल हसन पर जिस मामले को लेकर कार्रवाई की गई है वो 2 साल पुराना मामला है। तब एक मैच से पहले बुकी ने शकीबुल हसन से राब्ता किया था। ज़वाबित के तहत इस तरह का कोई भी ऑफर मिलने के फ़ौरन बाद खिलाड़ी को आईसीसी को ये इत्तला देनी होती है, लेकिन शकीबुल हसन ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में ये माना गया कि बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शकीबुल हसन ने ये बात जानबूझकर छुपाई। इससे कबल बांग्लादेश के रोज़नामा अखबार सिमकाल में दावा किया गया था कि शकीबुल हसन को 2 साल पहले फिक्सिंग का ऑफर मिला था। सिमकाल की रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इसकी इत्तला दे दी है। आईसीसी ने शकीबुल हसन को टीम की ट्रेनिंग से अलग करने का हुक्म दिया है। नाज़रीन, आखिर में एक बार फिर से नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। आरटीसी की हड़ताल 25वें दिन में दाखिल, मुसाफिरीन की मुश्किलात में कमी नहीं। तेलंगाना काबीना का अंदरूने 2 दिन इजलास, आरटीसी हड़ताल पर अहम फैसले की तवक्को। रियासती हुकूमत को आरटीसी मसले की यकसोई करने में दिलचस्पी नहीं, हाई कोर्ट का रिमार्क।
مرکز کی بی جے پی حکومت کی غلط معاشی پالیسیوں کے خلاف کانگریس پارٹی کرے گی احتجاج 8 نومبر کو سبھی ضلع کلکٹریٹ پر منعقد ہوگا دھرنا۔ آخر زندگی کی جنگ ہار گیا 2 سالہ معصوم، بورویل سے نکالی گئی سجیت کی لاش۔ ناظرین، اس نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی، دیکھتے رہیے INN چینل۔